नमस्ते दोस्तों। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके, उनकी स्कूलिंग को लेके काफ़ी चिंतित है और काफ़ी कंफ्यूज भी है। उसका मुख्य कारण है अचानक से शिक्षा में हो रहे बड़े बदलाव। यानी बच्चे आजकल कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, बच्चे आजकल मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन लग रही है, यहाँ तक कि ई स्कूलिंग भी आ गए हैं। तो आज हम कुछ तथ्यों के आधार पर यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारे बदलाव बच्चों के लिए हितकारक है या हानिकारक है। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि शिक्षा के लिए यूज़ होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी या ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे शिक्षा के उपकरण हैं। ये शिक्षा के मुख्यकरण नहीं है। दोस्तों, मुख्यकरण और उपकरण में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे चलने के मुख्यकरण हमारे पैर हैं, जूते तो उपकरण है। लिखने का मुख्यकरण हमारे हाथ है, पेन तो उपकरण है। देखने का मुख्यकरण हमारी आंखें हैं, चश्मा तो उपकरण है। वैसे ही ज्ञान ग्रहण करने के या पढ़ने के या शिक्षा के मुख्यकरण हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन्स, कान, नाक, आंखें, जीभ, त्वचा, वर्क ऑर्गन्स, हाथ, पैर, वाणी यानी बात करने की क्षमता, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये है। तो शिक्षा इन मुख्य करणों से होगी, उपकरणों से नहीं। जैसे अगर हमें चलना है तो पैर चलने वाले हैं, जूते नहीं। देखना हमें आंखों से है, चश्मे से नहीं। लिखना हमें हाथों से है, पेन तो उपकरण है। अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखना है और मेरे पास सबसे अच्छी रेनॉल्ड्स की या पार्कर की सबसे बढ़िया पेन है, सबसे अच्छा उपकरण है, लेकिन मेरे हाथों में ही क्षमता नहीं है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही 10वीं तक की शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन में इन मुख्य करणों का विकास यही हमारा साध्य है और उसके लिए सारे विषय हमारा साधन है। जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, 16 साल के बाद का एजुकेशन जब लेते हैं, तब विषयों का ज्ञान, विषयों का गहन ज्ञान, ये हमारा साध्य है और ये शिक्षा के सारे मुख्य करण ये उसके लिए साधन है। तो दोस्तों, इसमें से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट स्कूलिंग के एजुकेशन में, 10वीं तक के एजुकेशन में, 16 साल तक के एजुकेशन में हमारे बच्चों को इन यंत्रों से जितना दूर रखा जाए उतना ही उनके लिए बेहतर है। दूसरे तथ्य पे हम देखते हैं इमोशन। यस, इमोशन प्लेज वेरी वाइटल रोल इन एजुकेशन। अगर आप याद करो आपका स्कूल लाइफ, आपके जो फेवरेट टीचर हुआ करते थे ना, वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो टीचर आपके साथ इमोशनली अटैच होते थे, इमोशनली कनेक्ट होते थे। और अभी के इस यांत्रिक पद्धति में क्या हो रहा है? पढ़ाने वाला शिक्षक इस तरफ कंप्यूटर से संवाद कर रहा है या लैपटॉप से संवाद कर रहा है या मोबाइल से संवाद कर रहा है, और सामने बैठा हुआ विद्यार्थी वो उसके सामने रखे हुए कंप्यूटर से या मोबाइल से या लैपटॉप से संवाद कर रहा है। इस परिस्थिति में दोनों का परिचय भी नहीं हो रहा है, तो इमोशन तो बहुत दूर रह गए। अब आप ही सोचो, इस तरह मिले हुए ज्ञान में इमोशन कहाँ होंगे? और इस तरीके से हम लोग सही में एक इमोशनलेस जनरेशन ही क्रिएट कर देंगे, जिसके कुछ असर तो आजकल के जनरेशन में हम देख भी रहे हैं। अब तीसरा तथ्य देखते हैं, सजीवता। हाँ, जैसा हमारा विद्यार्थी पढ़ता है वैसा ही शिक्षक उसे पढ़ाता है। जैसा हमारा विद्यार्थी समझता है वैसे ही शिक्षक उसे समझाते हैं। यानी पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, मराठी में कहते हैं ना, शिकणे आणि शिकवणे,
ये सब एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। इस प्रक्रिया में अगर बीच में कोई मशीन आ जाएगा तो ये प्रक्रिया खंडित हो जाएगी, ये पूर्ण नहीं हो पाएगी। मैं और विस्तार में बताता हूं। एक सजीव को दूसरा सजीव ही निर्माण कर पाएगा। एक सजीव को बढ़ाने के लिए सामने सजीव ही लगेगा। अगर हम जड़ रख देंगे तो वो बनाने वाला प्रोडक्ट भी जड़ ही बनेगा, निर्जीव ही बनेगा। आप अब तक ये तो समझ गए हो ना कि हमारा विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है वो एक सजीव है। सजीव होने के कारण उसके पास मन भी है और उसके पास बुद्धि भी है। मन जो सबसे चंचल है, हर बार वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, यहाँ वहाँ के विचार आ रहे हैं। और पढ़ते वक्त बुद्धि का कार्य है जो नहीं समझा उसके ऊपर रुक जाना, जो समझ रहा है उसके ऊपर प्रतिप्रश्न निर्माण करना। तो हर पल बदलने वाला मन और बुद्धि, इसे अगर हमें ट्रेन करना है, इसे अगर हमें पढ़ाना है, इसे अगर हमें सुशिक्षित करना है, तो सामने का पात्र, सामने का चरित्र, सामने का व्यक्ति भी वैसा ही लगेगा जो अपने आप को हर पल बदल सके। इसीलिए कहते हैं कि एक सजीव को दूसरा सजीव ही निर्माण कर पाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन, हमारे शरीर का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट। हमारा ब्रेन एग्जैक्टली वही सीखता है जो हम करते हैं, ना कि जो हम सिर्फ देखते हैं या सिर्फ सुनते हैं। एक बार की हुई प्रक्रिया जब हम लोग बार बार करते हैं तो ब्रेन उसकी आदत लगा देता है, जिसे हम कहते हैं मुझे ये चीज की आदत लग गई, जिसे आजकल हम लोग एडिक्शन भी कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी YouTube पे किसी शिक्षक को मैथ्स करते हुए देख रहा है, या कोई ऑनलाइन क्लास में कोई विद्यार्थी शिक्षक को मैथ्स करते हुए देख रहा है, तो वो विद्यार्थी मैथ्स नहीं सीख पा रहा है, किंतु वो विद्यार्थी मैथ्स पढ़ाते हुए देखना सीख पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो YouTube पे मैथ्स देखना सीखेगा, ऑनलाइन में मैथ्स देखना सीखेगा, और यही आदत बढ़ने से वो YouTube देखना सीखेगा या ऑनलाइन रहना सीखेगा। अगर सही में उसे मैथ्स पढ़नी है तो उसे मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी। लैंग्वेज पढ़नी है तो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। साइंस पढ़ना है तो वो व्यवहार में यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन 4 तथ्यों पे से हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा में चाहे जितने बदलाव कर लो, लेकिन यंत्रों का यूज कम से कम करो। मैं भी समझता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, या जब हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तब पालकों का, पेरेंट्स का दायित्व बढ़ जाता है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में उन्हें घर बैठे कैसे मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, और ऑफ कोर्स टीचर्स का मार्गदर्शन, टीचर्स का गाइडेंस कैसे लेना है, इसके ऊपर मैं जल्दी दूसरी वीडियो आपको पोस्ट करूंगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आई है, कुछ नहीं समझा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।